हरियाणा के करनाल में मंगलवार को किसानों और सरकार के बीच एक बार फिर से ठन गई है। किसानों की मांग मानने से सरकार और प्रशासन ने इनकार कर दिया, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में हजारों किसान सचिवालय के पास धरने पर बैठ गए। हालांकि करनाल से इतर जींद में बुधवार सुबह किसानों ने हाईवे को खोल दिया है। चंडीगढ़ जींद और जींद करनाल जींद दिल्ली हाईवे को किसानों द्वारा खोल दिया गया। पहले यहां जाम लगाया गया था और किसानों का अब ये भी कहना है कि अगर करनाल से कोई आदेश आता है तो वो फिर रास्ते जाम कर देंगे। अभी के लिए ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। बता दें कि करनाल में अगस्त के आखिरी दिनों में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ किसानों ने बुधवार को प्रदर्शन किया और किसानों की मांग थी कि लाठीचार्ज में मारे गए किसान के बेटे को सरकारी नौकरी मिले, परिवार को मुआवजा मिले, साथ ही साथ एसडीएम पर हत्या का केस चलाया जाए। लेकिन सरकार ने किसानों की इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया और उसके बाद करनाल के सचिवालय के बाहर किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत अन्य बड़े किसान नेता धरना प्रदर्शन में शामिल हुए और इस दौरान पानी की बौछारें भी की गई, लेकिन किसान अपनी जगह से नहीं हटे। और इसी बीच बुधवार को भी किसानों द्वारा अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन करने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी बड़ी पंचायत करने के बाद किसानों को एक ही हफ्ते में ये दूसरा हल्ला बोल है। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन 1 साल से जारी है, लेकिन सरकार किसानों में अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है। तो ये तस्वीरें आपको करनाल में महापंचायत की दिखा रहे हैं, जहां पर जैसे ही सरकार ने साफ तौर पर मना किया किसानों की मांगों को मानने से, उसके बाद मिनी सचिवालय का घेराव करने के लिए किसान पहुंचे, लेकिन वहां भी पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उनको खदेड़ने की कोशिश की गई। लेकिन किसान वहां पर डटे रहे और किसी भी तरीके से यहाँ पर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से कह सकते हैं कि ये प्रदर्शन हुआ। हालांकि पुलिस ने, प्रशासन ने रोकने के लिए किसानों को जरूर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन किसानों ने भी यहाँ पर संयम दिखाया और झड़प की किसी भी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो सामने नहीं आई। तो करनाल में जिस तरीके से तो हरियाणा के करनाल में जिस तरीके से प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिली, अब एक बार कहा जा सकता है कि किसानों और सरकार के बीच एक बार फिर से ठन गई है। ये करनाल की ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरे तरीके से प्रदर्शन किया गया। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो किसान है वो यहाँ पर मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने अपनी मांगे जो है वो भी सरकार के पास रखी, जिसके बाद जब ये प्रदर्शन चला उसके बाद प्रशासन ने किसानों के 11 सदस्यीय डेलीगेशन को अपने पास बुलाया और उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन 3 घंटे जब उनसे बातचीत हुई उसके बावजूद भी कोई सहमति नहीं बनी, जिसके बाद किसानों ने मिनी सचिवालय का घेराव किया। और मिनी सचिवालय के घेराव के दौरान इस समय तस्वीरें वो भी सामने आई जिसमें वाटर कैनन का इस्तेमाल किसानों पर किया गया और उनको खदेड़ने की कोशिश की गई। ये करनाल का हाईवे, जहां पर किसानों ने पूरे तरीके से हाईवे को जाम कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कदम रखने का भी लोगों में साहस नहीं दिखा, क्योंकि किसान जो है वो पूरे तरीके से पूरी सड़कों पर फैल गए थे कहा जा सकता है। और अब जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, आज भी मिनी सचिवालय के सामने ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, और देखना होगा कि कब तक ये जो किसान हैं वो अपने घर लौटेंगे। तो इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से आलोक वत्स जी जुड़ चुके हैं। वत्स साहब, बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। वत्स साहब, किसानों और सरकार के बीच एक बार फिर से ठंडते नजर आ रही है। जिस तरीके से कल करनाल में प्रदर्शन हुआ, किसानों ने किया, उसके बाद उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन शांति जो है वो वहां पर कहीं ना कहीं देखने को मिली है। देखिए, ये जो एजुटेशन इनका हो रहा है जी, अब ये लोग क्या चाहते हैं ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। रोज नई चीजें उसमें जोड़ के आगे पेश कर रहे हैं। क्या ये विपक्ष की भूमिका में राजनीतिक लोग हो चुके हैं या ये वही किसान हैं जो अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं? पूरा करनाल में रोड को इन्होंने जाम किया हुआ है, उससे पूरा करनाल प्रभावित हो रहा है। कितने लोगों को इससे असहूलियत हो रही है, कितने लोगों का रोजगार छिन रहा है। इस सब पर इनकी पूरा रोड इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, मेन हाईवे।
कितने लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है, कितने मरीज अस्पताल नहीं पहुंच रहे, इस सब का इनको कोई चिंता नहीं है। और ये अराजक तत्व की तरह एक रोज एक नई चीज लेके और 2-4 हजार 5 हजार आदमी इकट्ठा करके और वहां पर इस तरीके का नाटक कर रहे हैं। 3 बार इन्होंने बात की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन अगर आप अपनी ही बात पर अड़े रहेंगे तो कैसे फैसला होगा? जब आप किसी फैसले में जाते हैं तो वहां पर थोड़ा लचीलापन तो करना ही पड़ेगा ना आपको। बिल्कुल, उसके लिए कतई तैयार नहीं है। चाहे सेंटर से बात हो, आज भी भानु प्रताप सिंह एमओएस ने स्टेटमेंट दिया है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। स्पष्ट तो करें कि किस लाइन पर वार्ता चाहते हैं, कोई जवाब नहीं उसका। लेकिन अभी ये जो करनाल में किसानों का प्रदर्शन था अवध साहब, उसमें तो वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से जब 28 अगस्त को लाठीचार्ज हुआ किसानों पर, उसमें एक किसान की हत्या हुई, उस हत्या का जो जिम्मेदार है, जो एसडीएम ने, जिस अधिकारी ने ये बात रखी थी कि उनका सर फोड़ दिया जाए, उसके खिलाफ उन्होंने हत्या का केस करने की मांग की है। देखिए, जो अधिकारी ने बोला सिन्हा ने, उसका मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसकी जांच हो रही है। जांच में अगर वो दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। ये बार बार हम लोगों ने कहा, लेकिन बिना किसी के उंगली उठा देने से 302 और 307 का मुकदमा दर्ज कर दीजिए, ये कहां की नीति है? तब तो कोई भी किसी पर उंगली उठा दे कि इस पर यह मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। थोड़ा टाइम दीजिए, उसमें जांच चल रही है। अगर जांच में वो दोषी पाया जाएगा तो निश्चित उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसी आजादी कहां है कि आप किसी को इस तरीके का खिलवाड़। और जिन परिस्थितियों में उस व्यक्ति की मौत हुई है, उसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। किस कारण से उनकी मौत हुई, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है ना, इन्होंने स्पष्ट किया है किस कारण। मैं लौटूंगी वत्स साहब आपके पास। जी, मैं लौटूंगी आपके पास। रामपाल जाट हमारे साथ किसान नेता जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है जाट साहब आपका। आलोक वत्स साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं जाट साहब, वो ये बात कह रहे हैं कि जो करनाल में लाठीचार्ज में जो किसान की मौत हुई, उसमें और जो अधिकारी ने आदेश दिए, उस पर दोनों ही मामलों पर कार्रवाई होनी चाहिए, पहले जांच होनी चाहिए, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। रामपाल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, मैं आपका जिन्होंने लाठीचार्ज किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, यही ना आपका प्रश्न? आलोक वत्स साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं जाट साहब, वो ये बात कह रहे हैं कि दोनों पर ही जांच होनी चाहिए, किसान की मौत किन स्थितियों में हुई उस पर भी जांच होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो अधिकारी ने ये बयान दिया था उन पर भी जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से करनाल में आपका धरना प्रदर्शन अभी चल रहा है वो इसी वजह से है, तो वो कह रहे हैं कि आप थोड़ा संयम रखिए। मुस्कान जी, जहां तक जांच की बात है तो जांच में तो किसी की भी न्याय स्थिति होती है, तो जांच में तो सच होता है वो आ जाता है। तो किसी को कोई संदेह हो तो संदेह दूर होता है जांच से, तो जांच होना एक अच्छी बात। हेलो जी, सुन पा रही हूँ, आप अपनी बात रखें। धन्यवाद। आपको चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। वत्स साहब, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी, उनकी बात अधूरी रह गई थी, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी कि कब तक ये जांच हो जाएगी, क्योंकि देखिए किसान इतने लंबे समय से बैठे हैं सड़कों पर। सर, ये 9 महीने से ये बैठे हुए हैं। अब ये माहौल पैदा कर रहे हैं, वो शोभनीय नहीं। आप देखिए, सिंगरू, किल्ला, गाजीपुर, इन सब बॉर्डरों पे जहां ये बैठे हुए हैं, बहुत ही कम लोग बच गए हैं वहां से। वहां के जितने लोग की रोजगार इन्होंने छीन ली है, उसके बारे में कोई संवेदना है इनके पास? वहां भूखे मरने के कगार पर लोग आ चुके हैं, जो वहां पर अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, अपनी दुकानदारी चला रहे थे। बच्चों के नाम स्कूलों से कट गए हैं, वो स्कूल नहीं जा रहा है क्योंकि उनका अभिभावक के पास पैसे नहीं है उनके स्कूल की फीस जमा करने की। 9 महीने से वो बिल्कुल बेरोजगार है, उसकी इनको कोई चिंता नहीं है। और ये कह रहे हैं कि देश में बेरोजगारी हम बढ़ा रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं ये? आपने देखा कि जून में 5.15% था इन्फ्लेशन रेट, वो घटकर जुलाई में 3.15 पे आ गया।
जो एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस हैं वो क्रैश डाउन कर गई। जो जीडीपी है वो 20 से ऊपर जा रहा है। दुनिया इसमें हमें अपलॉड कर रही है, दुनिया में वाहवाही मिल रही है। आईएमएफ ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि जिस तरीके का प्रोग्रेस 9.5% का लेके भारत आगे बढ़ रहा है वो विश्व में सबसे ज्यादा आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हो रहा है। और ये लोग जो दुनिया के रेटिंग हो रही है नेताओं की, उसमें मोदी जी सबसे पाए जा रहे हैं। जो दूसरे लोग हैं उनसे 20%, 22% नीचे पे हैं। एक माहौल तंदुरुस्त बन रहा है। ये कांग्रेस का कोर 60 साल का, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में जितनी मेहनत और मशक्कत मोदी जी को करना पड़ा और उन्होंने जिस वीरता से इस चीज को आगे बढ़ाया है, इसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए कि अब देश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। और ये लोग ये है क्या? ये पॉलिटिकल पार्टी है तो स्पष्ट करें। ये मजदूरों की बात करने लग गए, ये वाल्मीकि समाज की बात करने लग गए, ये सरकारी कर्मचारियों की बात करने लग गए। इसमें किसान की बात तो इन्होंने निचले स्तर पर डाल दी। अगर ये पॉलिटिकल पार्टी है तो ये स्पष्ट करें कि हमारी पार्टी पॉलिटिकल है, ये रजिस्ट्रेशन कराए पॉलिटिकली और आए मैदान में ताल ठोक कर हमारे साथ। हम तैयार हैं इसके लिए। लेकिन वार्ता में अगर ये हमें घुटने टिकाकर वार्ता कराना चाहते हैं तो हम इसके लिए, बीजेपी इसके लिए कतई तैयार नहीं है और ये कभी नहीं होगा। ठीक है वत्स साहब। रामपाल जाट साहब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मैं लौटूंगी वत्स साहब आपके पास। रामपाल जाट जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रामपाल जी, आलोक वत्स साहब बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं तो स्पष्ट करें। उनका ये कहना है कि अगर आप एक समाज की बात कर रहे हैं, अगर आप माफ कीजिएगा मजदूरों की बात कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से कर्मचारियों की या फिर सरकारी कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि अगर इन तमाम बातों को छोड़कर किसानों के मुद्दे पर आप बात करते तो ज्यादा सही था। लेकिन अब किसानों का मुद्दा तो आपने दबा दिया। क्या आप राजनीतिक पार्टी हैं? वो ये बात कह रहे हैं। हेलो, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ मुस्कान जी, आलोक वत्स साहब कह रहे हैं जाट साहब कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं तो आप स्पष्ट करें, क्योंकि अगर आप अन्य समाज की बात करेंगे, सरकारी कर्मचारियों की बात करेंगे तो किसानों की बात को तो आपने दबा दिया। मुस्कान, मैं इस बात का समर्थक आदमी हूँ कि हर एक को सत्य अपने सामने रखना चाहिए, किसी को भी हिडन एजेंडा लेकर नहीं आना चाहिए। लेकिन यदि कोई ऐसा लेकर आवे तो भी सरकार का कर्तव्य है कि वो सच्चाई की ओर बढ़े। कोई कुछ भी कहे या नहीं कहे, सरकार को अपना दायित्व पूरा करना चाहिए। यदि कोई भी किसी भी जांच की बात कहता है तो सरकार को खुले मन से कहना चाहिए कि हम जांच कराएंगे, और सरकार को खुले मन से कहना चाहिए हम किसी भी समस्या का समाधान करेंगे, वो किसी के द्वारा उठाई गई हो। यदि वो न्यायोचित है तो न्यायोचित समस्याओं का समाधान करना ये जन कल्याणकारी सरकार का दायित्व है, उनका धर्म है। तो जो राजधर्म है सरकारों का, उन सरकारों को अपना राजधर्म निभाना चाहिए। किसी भी कारण से उनको विचलित नहीं होना चाहिए। और इसके लिए मैं संस्कृत का श्लोक है, वो तो श्लोक नहीं बोल रहा, मैं उसकी भावना बताता हूँ। न्यायाधीश को कैसा होना चाहिए? उन्होंने कहा, जो न धन से विचलित हो, न प्रशंसा से विचलित हो, न मौत से डरे, न जीवन आकांक्षा के लिए कोई काम करे, वह विचलित रहते हुए न्याय पथ पर चले, न्याय के रास्ते पर चले। ये सरकार का दायित्व है। इस कारण से सरकार का जो राजधर्म है वो यह है कि वह न्याय के पथ पर चले। कोई क्या कहता है, कोई सरकार होगी तो उसकी, कोई सरकार होगी तो उसका विरोध भी होगा, कोई सरकार होगी तो उसकी प्रशंसा भी होगी। लेकिन सरकार को निंदा और प्रशंसा इनसे दूर रहते हुए जो न्याय का मार्ग है उसी का अनुगमन करना चाहिए। इसलिए सरकार का दायित्व बड़ा होता है, किसी भी विरोध करने वाले का, प्रशंसा करने वाले का दायित्व छोटा होता है। इसलिए सरकारों को अपना जो गुरुतर दायित्व है उसका निर्वहन करना चाहिए। ये समाज के लिए, देश के लिए, सरकार के लिए, सभी के कल्याण के लिए आवश्यक बात है। मुस्कान, ठीक है वत्स साहब, रामपाल जाट जो जुड़े वो कह रहे हैं कि सरकार जो अपने उनके कर्तव्य है उनका निर्वहन उन्हें करना चाहिए, प्रशंसा और निंदा को छोड़कर। सरकार अपने दायित्व का निर्वहन
बिल्कुल सटीक और ठीक तरीके से कर रही है। बुला देते हैं। आज भी हमारे MOS भानु प्रताप सिंह ने कहा कि ये स्पष्ट करें कि ये चाहते क्या और वार्ता के लिए आए। तो लोकतंत्र में वार्ता की ही गुंजाइश होती है, लेकिन ये उस मार्ग को छोड़कर हिंसक होकर इस तरीके की जो घटनाएं कर रही हैं, क्या ये न्यायपूर्ण है, क्या ये न्यायोचित है? और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि इन बॉर्डरों पर जिन लोगों की रोजी रोटियां इनके कारण छिन गई है, उस पर इनका क्या कथन है? ये खुद तो वहां पर बिरयानी और मुर्गे और तरह तरह के व्यंजन खा रहे हैं। उन लोगों के बारे में सोचा इन्होंने जिनको इन्होंने बेरोजगार कर दिया है, जिनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाने से वंचित हो गए हैं? उसके बारे में इनका कोई प्लान है? उसके बारे में इनकी कोई सोच है? उसके लिए इनके दिल में कोई दर्द है? आज करनाल के अंदर जितनी एसेंशियल कमोडिटीज जाने से इन्होंने रोका है, इसको उसका दुष्परिणाम के बारे में कुछ खबर है? कुछ इनको उसके प्रति संवेदना है? जो हाईवे इन्होंने जाम करके रखा हुआ है, उससे कितने लोगों को कठिनाइयां हुई, कितने एम्बुलेंस की गाड़ियां नहीं पहुंच पाई हॉस्पिटल, उसके प्रति इनको कोई संवेदना है? नहीं। ये तालिबानी सोच के लोग हैं। मैंने कल भी कहा था, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसी सोच कि सिर्फ अपने बारे में सोचो और दूसरे के बारे के हित का कोई ख्याल मत रखो। ये कौन सा श्लोक इनको दर्शाता है कि ऐसा करने से ऐसा आप करो और ये आपके लिए ठीक है? इनको सोचना होगा। मनमोहन सिंह जी ने 2004 के इंटरव्यू में कहा था कि 1930 में बना ये कानून, अब इसमें बदलाव चाहिए। किसानों को फ्रीडम ऑफ सेल चाहिए, उनको अच्छी मंडी में अपना माल बेचने की आजादी चाहिए। उस समय इन्होंने क्यों नहीं रोका उन्हें? जो मनमोहन सिंह ने कहा था वो मोदी जी ने किया। सिर्फ अंतर इतना है, कहा किसी ने, किया किसी ने। तो अब हमने उसको कर दिया है जो एक अच्छी सोच थी। अगर वो अपोजिशन पार्टी के थे तो हर चीज उनकी गलत नहीं थी, कुछ चीजें अच्छी भी थी। और ये किसानों के हित की बात जो उन्होंने की कि उनको क्रेडिट सिस्टम सही होना चाहिए, उनको सही ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चरल आजादी चाहिए, जिसको हमने ये कृषि कानून लाकर पारित किया है। उस पर भी ये डिस्कशन के लिए तैयार नहीं है। ये कौन सा डिस्कशन है जिसमें जो हम कहेंगे वही मान लो तो डिस्कशन आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। ऐसा कहीं होता है क्या? आपने जो कहा वही होगा तो हम समझौता करेंगे? पूरा देश देख रहा है। और रही बात कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान उद्वेलित है, तो रिकॉर्ड खाद्यान्न पैदा हुआ है, वो कहां से हो गया? वो किसने कर दिया? जो किसान है वो अपनी खेतों में मेहनत कर रहा है, जो नकली किसान है वो रोड पर आकर इस तरीके का वारदात कर देश को आगे बढ़ने से रोकने का काम कर रहा है। ठीक है, जाट साहब कह रहे हैं वत्स साहब कि नकली किसान जो है वही देश को रोकने का काम कर रहा है, और कई सवाल भी उन्होंने पूछे हैं आपसे। मुस्कान जी, पहली बात मैं कहना चाहूंगा, हुए और जो चाहते हैं उसी भाषा में हम सत्याग्रह करें के आधार पर, शांति और अहिंसा के आधार पर आंदोलन कर रहे हैं। प्रतिदिन गिरफ्तार होना, प्रतिदिन थाने में रहना, और हम यही कह रहे हैं कि जो न्यायोचित है वो सरकार करे। तो सरकार तो किसी को भी बातचीत करना पसंद नहीं कर रही, किसी के साथ भी। इसलिए जो शांति के मार्ग पर हैं, जो सत्याग्रह के मार्ग पर है, उनकी बात तो सुन लो। तो वो भी किसानों की बात है। यदि किसानों की बात आप सुनना चाहेंगे तो आप नहीं भी कोई कहे, बिना सत्याग्रह भी कोई यदि बात कहे तो भी उसकी यदि न्यायोचित बात हो तो सरकार को सुननी चाहिए। मैंने कहा ये राजधर्म है। और मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि जो सत्याग्रह की भावना है ये इसी के लिए होती है, यहाँ कटुता नहीं होती, शत्रुता नहीं होती। तो कटुता और शत्रुता को छोड़कर सभी न्याय के रास्ते पर आए। और जहां तक अपनी मेरी बात मानी जाए, ये दृष्टिकोण कभी भी किसी का भी ठीक नहीं होता। सरकार भी यही कह रही है कि हम कानून को वापस नहीं लेंगे, तो ये भी सरकार की हठधर्मता है। सरकार भी खुले मन से आवे और खुले मन से बात करे। और हम तो कहेंगे जो भी युक्ति संगत हो, जो भी न्याय संगत हो, वो सब संशोधन करे, कोई मना नहीं। और हमने तो कहा है कि सरकार यदि ये चाहे तो उसके लिए भी किसान वार्ता करने को तैयार है। इसलिए जब सरकार को कोई रास्ता निकालना है
कोई भी काम करना है तो जो सरकार ने इच्छा व्यक्त की थी कि हम 1.5 वर्ष के लिए इन कानूनों को स्थगित करेंगे, तो इस इच्छा को वो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे के पूरा कर देना, या इसके लिए वो अधिसूचना ले आए। किसने सरकार को रोका है? लेकिन मुझे लगता है सरकार का मन भी अभी चीजों को सुलझाने का नहीं, उलझाने का है, चीजों को समझने का नहीं, बिना समझे केवल खुद की बात पर अड़े रहने का है। सरकार को भी पहले समझना चाहिए। इसलिए मैंने कहा ज्यादा गुरुतर दायित्व होता है सरकारों का। जो सरकार बैठा वो बड़ी ताकत है, तो बड़ी ताकत को समझना करना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। तो सबका साथ सबका विकास, ये जो नारा है, खुद के नारे पर यदि सरकार विचार करे तो मैं सोचता हूँ इसमें उलझने की नहीं, सुलझाने की ओर भी हम चल सकते हैं। इसलिए सरकार सुलझाने की ओर चले। यदि किसी से वार्ता नहीं भी करना चाहे सरकार, तो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की गारंटी का कानून जैसे 3 का। आपकी बातों में वत्स साहब, मैं आऊंगी रामपाल जी आपके पास। जी वत्स साहब कहिए। मुस्कान जी, ये धर्म की नीति पे चलने की बात कर रहे हैं, ये न्यायोचित मार्ग पर चलने की बात कर रहे हैं, तो मैं रामपाल जी को याद दिलाना चाहता हूं और आपको भी याद दिलाना चाहता हूं 26 जनवरी को जो दिल्ली में हुआ लाल किले पे, वो क्या न्यायोचित था? तिरंगे झंडे को उतारकर और उस पर दूसरा झंडा लगा दिया गया। जिस तरीके से ट्रैक्टरों ने बर्बरता से पुलिस वालों को के साथ बर्ताव किया, क्या वो न्यायोचित मार्ग? ये उस पर जवाब दें, क्या वो न्यायोचित था? और रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे ऑर्डर लगा दिया है। सरकार ने 18 महीने के स्थगित का ऐलान किया है। क्या यह उस पे माने? नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट तक कहे कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी अगर हमारी बात मानेगी तो हम उसके साथ हैं, नहीं तो हम उसके साथ नहीं है। ये देशद्रोही लोग हैं। ये जिस तरीके की बात कर रहे हैं, ये अलगाववादी लोग भी इस तरीके की बात नहीं करते हैं। ये चाहते क्या है इनको खुद नहीं मालूम है। ये रोज नया नया मुद्दा उसमें जोड़ रहे हैं। जब ये देख रहे हैं तो ये इसमें कोई नया मुद्दा बीच में लाकर घुसेड़ देते हैं। ये गुमराह कर रहे हैं पूरे देश को। इनको बताना होगा कि अगर 26 जनवरी के बाद पुलिस ने ऐतिहासिक तौर पर इनके साथ सख्ती की है, तो इनके कारण बड़े दिल से कर रहे थे, वार्ता में बुला रहे थे, लेकिन इन्होंने खुद इस तरीके की सलाहपूर्ण ढंग से कार्य किया, जिसके कारण हमें सचेत होना पड़ा। ये इसके इन सब चीजों का इनके पास कोई जवाब नहीं है। क्या सबका विकास की बात करेंगे? अब पहली बात, 26 जनवरी की घटना की हमने सार्वजनिक रूप से निंदा की। उस घटना को हमने अच्छा नहीं माना और उसके बाद में हमने ये घोषणा की हमारी ओर से, पूरे कई संगठनों ने, कि हम ऐसे आंदोलन में बिना शर्त बिना आंख बंद किए साथ नहीं होंगे। इसलिए जो न्यायोचित बात होगी उसी के साथ होंगे, जो सत्य न्याय और अहिंसा के आधार पर कदम होगा उसी के साथ होंगे। कहीं भी हिंसा, चाहे वो पुलिस की ओर से हो चाहे आंदोलनकारी की ओर से हो, दोनों तरह की हिंसा ये समाज को मान्य नहीं है। इसलिए हिंसा का रास्ता ये किसी को भी अच्छी जगह पर नहीं ले जाता। इसलिए हिंसा को छोड़कर हमने शुरू किया है। और जो सत्याग्रह है इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है, हम हमारे आचरण को पहले ठीक करते हैं। हम दूसरे की आलोचना प्रत्यालोचना की बजाय, दूसरे की निंदा की बजाय, दूसरे पर आरोपों की बजाय हम पहले खुद को ठीक करते हैं। खुद को ठीक करके फिर हम दूसरे से बात करते हैं। इसलिए हमने हमारे आचरण के बारे में हम ज्यादा चिंता करते हैं। हमारा आचरण कैसा हो, हम सब देश एक ही देश के जन हैं, एक ही देश के जन होते हुए हम देश की भलाई चाहने वाले लोग हैं। इसलिए हम सब मिलकर आपस में ये जो भाव बन गया शत्रुता का, इस शत्रुता के भाव को कम करने की जरूरत है, मिटाने की जरूरत है, इस कटुता को समाप्त करने की जरूरत है। तो कटुता और शत्रुता समाप्त हो और हम सब मिलकर जो भी न्याय का मार्ग है उस पर चलें। और इसी रास्ते को चलते हुए मैंने कहा हमको 66वां दिन है जंतर मंतर पर सत्याग्रह करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से, और प्रतिदिन गिरफ्तारी, प्रतिदिन थाने बनाना, ये सब हम दंड से झेल रहे हैं ना। तो ये जो किसान कर रहे हैं, इन किसानों के लिए जो बात कही जा रही है वो बहुत स्पष्टता के साथ कही जा रही है। हमने बहुत स्पष्ट कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर
खरीद की गारंटी का कानून बनाए, जो सन 2011 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में ये घोषित किया था कि किसानों को उनकी उपजों के दाम तभी मिलेंगे जब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनेगा। और हमने दूसरी बात भी कही है कि सरकार यदि संशोधन की बात करे तो टेबल पर बैठे, हम तैयार हैं, बहुत लोग तैयार हैं। हम कहेंगे हम जो सुझाव देते हैं आपको संशोधनों के, वो संशोधन कर दो। इस पूरे कानूनों में से कॉर्पोरेटीकरण इसको हटा दो, इसको हटाकर आप शुद्ध मन से बात करो, तो मैं सोचता हूँ वास्ता निकलेगा। और जहां तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात है, जहां तक वर्तमान सरकार की बात है, मैं सोचता हूँ दोनों ही बात गलत है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी 2004 में जो बात कही वो गलत कही थी, और आज भी जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। इसलिए दोनों सरकारों ने एक ही राह पर चलने का जो तय किया हुआ है, ये जिसका नाम ये दे रहे हैं वैश्विक बाजार, और वैश्विक बाजार के आधार पर किसानों का भला सोचना, ये इनकी दिशा ही गलत है। इसलिए जो गलत दिशा इन्होंने तय की है, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हो, चाहे वर्तमान प्रधानमंत्री हो, चाहे पहले की सरकार हो, चाहे वर्तमान की सरकार हो, दोनों सरकारों की दिशा गलत रही है। किसानों के हित में नहीं रही, देश के हित में नहीं रही। इसलिए जो गलत काम उन्होंने तय किया उसी को ये सरकार करेगी। इसके लिए किसानों ने को वोट नहीं दिया था। किसानों को ये सोचकर वोट दिया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने जो गलतियां की, जो उन्होंने गलत राह अपनाई, उस गलत राह पर यह सरकार नहीं चले। इसलिए श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब को पूरे देश में पसंद किया, इनको वोट दिया उत्साहपूर्वक। हमें ये पता नहीं था कि ये भी उसी अंतहीन अंधेरी गली में चल पड़ेंगे। तो ये जो रास्ता है ये अंतहीन अंधेरी गली है, उस रास्ते की ओर चलना न इनके लिए अच्छा है, न पहले की सरकार के लिए अच्छा था। तो जो देश के लिए अच्छा है वो इनको करना चाहिए, और इसमें सरकार को खुले मन से खुली डिबेट करनी चाहिए। तो खुली डिबेट करें, और खुली डिबेट के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, जाट साहब कह रहे हैं। जी जी, चलिए आप ही बता दीजिए। मुस्कान जी, ये इनके हिसाब से मनमोहन सिंह जी खराब थे, इसका मतलब कांग्रेस खराब था। अब तो इस बात को सुनने के बाद तो राहुल गांधी का जो सपोर्ट इनको मिल रहा था उस पर भी शायद प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए। नरेंद्र मोदी जी खराब है तो ये कौन सी सरकार चाहते हैं? कहां से लाएंगे ये सरकार तीसरी? वत्स साहब वो ये बात, वत्स साहब देखिए, रामपाल जी ये बात कर रहे हैं कि हम कांग्रेस की नीतियों से अगर परेशान थे तभी तो बदलाव चाहते थे, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया। हमने जो बदलाव किए हैं वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जिस लेवल पर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है वो अभूतपूर्व है। चाहे वो रोड के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, सर इन सब बातों को साइड में रखते हैं। देखिए अपनी आपकी सरकार की उपलब्धि आप फिर कभी गिनवाइएगा। अभी की बात अगर हम करें, ठीक है वत्स साहब, अभी की बात हम करें तो वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि कानून, ये कह रहे हैं कि नहीं वार्ता के लिए तैयार हैं, आए वार्ता के लिए, आज ही बैठ जाए वार्ता में, हम स्वागत करते हैं। बताएं कितने बजे वार्ता में आने के लिए तैयार हैं? बिना शर्त के वार्ता कह रहे हैं ना सर? यही तो डिक्टेटरशिप है। ये कैसी वार्ता होगी जहां बगैर शर्त के वार्ता होगी? ठीक है, शर्त के साथ कौन सी वार्ता होती है साहब? ये वत्स साहब नहीं, शर्त के साथ अगर आप शर्तों के साथ ही वार्ता करेंगे, अगर आप अपनी शर्तें थोप देंगे उसके बाद बातचीत करेंगे तो फिर बातचीत का मकसद ही क्या रहा? ठीक है, समय की कमी है, घड़ी इजाजत नहीं देती है। वत्स साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रामपाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अभी भी किसान यही चाहते हैं कि बेशर्त बात हो और सरकार जल्द से जल्द वार्ता करे और उसके बाद किसान अपने घर की ओर लौटे।